आप सभी सम्मानित साथियों का नरेश एक्शन ग्रुप यूट्यूब वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम धम्मसकाल। साथियों, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और उस विषय पर चर्चा करने से पहले मेरी विनम्र अपील है कि आप इस यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथियों, आज जिस बिंदु पर या जिस विषय पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है भारतीय संविधान जैसा महान लिखित और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान होने के बावजूद हमारे शोषित वर्ग के लोगों का जो विकास है, जो सोच है, जो प्रवृत्ति है, उसमें कितना अंतर और उसमें बदलाव आना चाहिए था और कितना आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके पीछे कारण क्या हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में शॉर्ट में उन जो निचले पायदान पर मौजूद जो हमारे शोषित वर्ग के लोग हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो उनकी जो मुख्य पहलू, उनकी प्रवृत्ति और उनके पीछे उनकी मंशा को बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, इस इमेज में जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये जो इमेज है, तो मेरा ये इमेज दिखाने का मकसद हमारे मज़दूर वर्ग का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि साथियों, हमारा जो मज़दूर वर्ग है, जो इस देश का शोषित वर्ग है, यानी मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि जब भी इस देश में यानी हमारे भारत देश में कोई भी अच्छा काम होता है, बुरा काम होता है, कोई सा भी काम हो, सबसे पहले अगर उसका दोषारोपण, अगर उसका शिकार कोई होगा तो वो शोषित वर्ग के लोग होंगे, जिनमें SC ST के, आदिवासी के जो लोग हैं वो होते हैं। तो साथियों, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और मुख्यतः जब 1947 में भारतीय संविधान लागू हो गया और वो भी लोकतांत्रिक आधार पर, जिसमें बहुत सारे मानवीय अधिकार, मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए, बहुत सारे जो इस तरह के जो भेदभाव, जातीय भेदभाव, ऊंच नीच और जो बहुत सारे जो पिछड़ेपन के उनके सॉल्यूशन के लिए भी उसमें अधिकार दिए गए, उसके बावजूद भी हमारे लोग इतने पिछड़े रहे। तो इसके पीछे जो मैंने महसूस किया है, जो अब तक के जीवन में जो महसूस किया, उन कारणों को बताने की कोशिश करूँगा। हमारे मज़दूर वर्ग का व्यक्ति मात्र 500 रुपये प्रतिदिन, वो भी बिना सुरक्षा के, कई मंजिलों के बीच में लटकने में खतरा महसूस नहीं करता। उनको इसमें कोई रिस्क महसूस नहीं होता और वो भी ज़िंदगी भर। मगर सच ये है कि इस उम्र में या एक समय के पड़ाव के बाद हमारे जो लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, अपनी दुष्प्रवृत्तियों और एक गलत मानसिक अवधारणाओं के कारण, जो कि हमें जो हमारे मनुवादी व्यवस्था से हमें मिलती हैं, उनके कारण हम अपना जो जीवन के सारे चांस होते हैं, जो अवसर होते हैं कैरियर बनाने के, उनको खो चुके होते हैं और एक समय बाद हम मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी बस हम इस तरह के खतरे से जूझते रहते हैं और इस खतरे के बावजूद, इस स्थिति में पहुंचने के बावजूद भी अफसोस तो तब होता है जब हमारे लोग बहुत सारी सामाजिक बुराइयां और कई सारे कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं में अनावश्यक खर्चा करना बंद नहीं करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। बहुत सारी ऐसी नशे की प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे कर्मों की जो प्रवृत्तियां हैं, उनको भी नहीं त्याग पा रहे हैं। तो साथियों, इन ऐसे कामों में, ऐसे बुरे कामों में नशे करना, अय्याशी करना, ताश पत्तियाँ खेलना और उल्टे सीधे कामों में अपना समय व्यतीत करना, उनमें हमारे लोगों को खतरा महसूस नहीं होता है। हमारे लोगों को खतरा कहाँ महसूस होता है? हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है अच्छी पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे
तो हो सकता है दिमाग फेल हो जाएगा, दिमागी रूप से पागल हो जाएंगे और आँखें ख़राब हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे और अंधे हो जाएंगे तो संसार ही सूना हो जाएगा। मगर हमारे लोग ये नहीं सोचते कि बिना शिक्षा के जो ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे लोग जो ये एक पागल के रूप में घूम रहे हैं, जो मूर्खों के रूप में घूम रहे हैं, तो ये शायद पढ़ाई लिखाई करते, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते तो ये हाल या इतनी बड़ी संख्या में मूर्खों की संख्या नहीं होती। जैसा कि अब हमारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे सफल नहीं होते, हमारे लोग मतलब डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, टीचर नहीं बनते या एजुकेट नहीं हो रहे। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा जैसे अभी RS 2018 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें जोधपुर से एक सफाई कर्मी जो महिला है या एक भंगी समाज से आने वाली महिला है, उसका RS में सिलेक्शन हुआ है और उसके बावजूद उस महिला ने अपने गरीबी में यानी सफाई करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा, अपने हौसलों को बुलंद रखा। वो उस रास्ते को उन्होंने तय किया कि उनको जब RS बनना था तो RS बनने के लिए उन्होंने उस रास्ते को पहचाना कि मुझे RS बनने के लिए इस रास्ते पे जाना होगा और मेरी सिचुएशन ये है। उस स्थिति को पहचानते हुए उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया और उस पर अपना काम करना अमल किया तो RS बने। अब बहुत से बार जब हम SC की जो जातियां हैं या शोषित वर्ग के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। जैसा कि बहुजन लोगों में ये देखा है, जो हम शूद्र बहुजन मूल निवासी लोग हैं उनमें ज़्यादातर मैंने अच्छे पढ़े लिखे लोग जो अच्छे पेशेवर गवर्नमेंट पेशे पे हैं, अच्छे उनकी ख्याति है समाज में, लोग उनकी बातों को मानते हैं, उन लोगों के मुँह से भी मैंने ये कहते सुना है कि ये जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है या जो देश में कुछ अधिकार मिले हैं उनका फ़ायदा तो सिर्फ मीना जाति के लोग ही ले रहे हैं। जैसे मैं SC की बात करता हूँ तो SC में मैंने बहुत से भंगी समाज के या जैसे रैगर समाज के लोगों को मैंने बैरवाओं पर आरोप लगाते हुए देखा है, बैरवा समाज के लोगों को मैंने मेघवाल समाज के लोगों पर आरोप लगाते देखा है। तो ये एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा निकम्मापन और कमीनापन है, यानी नालायकपन है, क्योंकि हम लोग यही नहीं सोचते। मैं हमारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी गांव में या एक गांव में 100 लड़के हैं या 100 युवा और युवतियां हैं। अब उनमें से 20 रैगर समाज के हैं, 20 भंगी समाज के हैं, 20 बैरवा समाज के हैं, 20 अदर और कोई धानुक समाज के हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ये 20 जो युवा और युवतियाँ हैं, अब मान लीजिए अगर उनमें से बैरवा समाज के लोग अपने 20 बच्चों को स्कूल में दाखिला भी नहीं दिलाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन तो छोड़ो, अगर स्कूल में दाखिला भी नहीं दिलाएंगे और अगर कोई सरकारी वैकेंसी आती है, जब उसमें उस वैकेंसी के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा तो वो लोग कैसे आगे सक्सेस हो सकते हैं? तो साथियों फिर हम कहेंगे कि हमारे लोग तो कलेक्टर नहीं बन रहे, IAS नहीं बन रहे, IPS नहीं बन रहे, डॉक्टर नहीं बन रहे। और मान लीजिए जो दूसरे भलाई समाज के लोग जो 20 युवा और युवतियां हैं वो प्राइमरी तक एजुकेशन करते हैं तो उनको प्राइमरी की एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिलेगा। तो इस तरह के जो आरोप हम लगाते हैं, ये हम जो मनोवादी व्यवस्था में जो लोग हैं, जो पोषक लोग हैं मनोवादी व्यवस्था को, जो सुप्रीम अपना आप को सुप्रीम बनाए हुए हैं, वो लोग हमें रोकने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी ताकत को खर्च करने के लिए, हमारी ताकत को हम अपने ही लोगों से खर्च कर लें, अपनी मूर्खतापूर्ण उसमें उनके वो इस तरह के तर्क पेश करते हैं, हमारे माइंड में सेट करते हैं ताकि हम आपस में झगड़ा करते रहें और हम अपनी शक्ति को बर्बाद कर लें और उनसे सामना करने की कोशिश नहीं करें। और अगर हम सामना भी करें तो अपने आपस में लड़ झगड़ कर अपनी ताकत को कमज़ोर या हम घायल रूपी अवस्था में जब पहुँचे और हम उनसे सामना करें तो हमें आराम से परास्त कर दें। चलो साथियों, ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया, मगर ये सत्य है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि समता आंदोलन वाले हैं, RSS है और जितने भी ये जो ब्राह्मणी और मनोवादी संगठन के जो लोग हैं वो हम SC के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरों में इस तरह के कुतर के सेटअप कर देते हैं, इस तरह के अवधारणाएं भर देते हैं कि यार तुम्हारा फ़ायदा तो, जैसे अभी आदिवासियों से कहते हैं कि आदिवासियों का फ़ायदा तो मीना उठा रहे हैं। और इस बात को मैंने SC का अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी सुना, मगर वो लोग ये नहीं
बताते या आदिवासी लोगों को ये बात नहीं कहते कि भाई जब आप अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को अगर आप 10th तक या 10वीं क्लास तक भी अगर इसको आप नहीं पढ़ाओगे, उनकी शिक्षा दीक्षा पर नहीं समझोगे, या आप जो चाहते हो समाज में बदलाव, उस सिस्टम के बारे में जानकारी, उस रास्ते पर कैसे जाया जा सकता है, उसके लिए कौन सा रास्ता तय करना पड़ेगा, उसको अगर हम नहीं समझेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों पे दोष क्यों देते हैं। आज मीणा जाति के लोग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने समझा है कि हमें IAS IPS बनने से, नेता बनने से समाज का भला होगा, या हम भी इस तरह के सुप्रीम बन सकते हैं जैसा कि और लोग सुप्रीम बने हुए हैं। तो इसमें उनका क्या दोष है। अगर हमें कंपटीशन करना है तो हमारे लोगों में ईर्ष्या भर देते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। जैसा कि आजकल जो नव बौद्धिस्ट या नव अम्बेडकराइट जो लोग आ रहे हैं वो भी इसी तरह के हालत में, तो मुझे तो बड़ा दुख और अफसोस होता है। और मैं बार बार यही आह्वान करता हूँ कि चाहे अम्बेडकराइट या बौद्धिस्ट लोग, वो किसी भी जाति वर्ग से उसने अपना आप को चेंज किया, एक नई व्यवस्था में वो आ रहे हैं और नई व्यवस्था बनाने के, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श समाज की रचना समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा और न्याय के आधार पर करना चाहते थे, यानी एक संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे बहुजन समाज के लिए। तो अगर उस आदर्श समाज के लिए हम तैयार हैं या हमने बीड़ा उठा लिया है और हम अम्बेडकर या बुद्धिस्ट बन ही चुके हैं, तो ये अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें पुरानी जो BSO यानी जो पुरानी व्यवस्था है, मनोवादी व्यवस्था के जो गलत अवधारणाएँ, रूढ़िवादियाँ परंपराएँ हैं, सामाजिक कुप्रथाएँ हैं, या हमारी जो मानवीय बुराइयों में हम फंसे हुए हैं, जैसे नशा है और उल्टे सीधे कर्म कांडों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, तो इन पे हमें रोकथाम लगानी चाहिए। वरना साथियों हमें फिर दूसरों पर दोषारोपण के अलावा और अपनी नाकामियों को, अपनी नालायकी को छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इसी तरह साथियों हमारे लोगों को खतरा और कहाँ महसूस नहीं होता। हमारे लोगों को बड़े बड़े यज्ञ, हवन और बड़े बड़े जो मंदिर और उल्टे सीधे कर्मकांड करने में उनको बिल्कुल खतरा महसूस नहीं होता है, बल्कि वहाँ उनको गर्व महसूस होता है। और उनको बना जी, लाला जी और जो पंडित जी कहने में, उनको सिर माथे पे बिठाने में कोई खतरा महसूस नहीं होता, बल्कि गर्व महसूस होता है। इसी तरह हमारे लोगों को खतरा और कहाँ महसूस होता है। हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है अपनी दुकान बनाने में, अपना बाज़ार बनाने में, अपने स्कूल बनाने में, अपना कॉलेज बनाने में, इन चीज़ों में खतरा महसूस होता है। और साथियों अगर दूसरा खतरा कहीं महसूस होता है तो वो होता है उनको अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको खतरा लगता है। उनके नाम पर इनको लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, और लगता है कि हमारा पैसा, बहुत सारा पैसा नुकसान हो जाएगा। और अगर इनको कहीं खतरा महसूस होता है तो वो होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से, शेयर मार्केट को सीखने से, शेयर मार्केट को अच्छे से जानने में इनको खतरा महसूस होता है, जबकि शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इनको रियल एस्टेट के मार्केट में एंट्री करने से खतरा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ इनका पैसा डूब जाएगा, इनका पैसा कोई खाकर भाग जाएगा। तो इस तरह हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है। और अगर कहीं खतरा महसूस होता है तो हमारे लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाने से डर लगता है। जैसे मान लीजिए आज दुनिया की 1959 में एस्टेब्लिश जो एम्बे कंपनी है, इस तरह की जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया, और वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के किए हुए। तो साथियों जो इस तरह का मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उनको हमारे लोग सीखना चाहिए, उनमें एंट्री करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जिनकी इनकम बिल्कुल 100, 500, 2-5 हज़ार रुपये कमाते थे, उन्होंने पार्ट टाइम कर करके आज वो अच्छी इस तरह की जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है या इस फील्ड में अच्छे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते होंगे। अगर हम भारत की बात करें तो RCM जैसे भारत की एक राजस्थान स्टेट की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिद्धांत पर काम कर रही है। मगर हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे इस तरह के सिस्टम्स हैं जिनमें हम एंट्री कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। और कहीं हमें खतरा महसूस होता है तो आधुनिक तरीक़ों से
बारहमासी जो ऑर्गेनिक खेती है उसको करने में हमें डर लगता है, उसमें हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, उससे हमें जो उपज नहीं मिलेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह के खतरे हम लोगों को लगता है। और हमारे लोगों को खतरा कहाँ महसूस नहीं होता है, हमारे लोगों को पौओं में, साड़ियों में या छोटे मोटे प्रलोभन में अपने वोट को गलत लोगों को देने में कोई खतरा महसूस नहीं होता है। अपने जो अमूल्य वोट है जिससे देश और दुनिया, हमारे देश और जो हमारी भागीदारी और सत्ता का जहाँ निर्धारण होता है, जो हम नेतृत्व चुनते हैं, तो इस तरह गलत नेतृत्व को चुनने में एक छोटे से प्रलोभन, एक छोटे से उल्टी सीधी बातों में आकर हम अपने जो इस तरह के जो हमारे महत्वपूर्ण जो अधिकार जो हमें वोट देने का मिला उसको गलत जगह देने में हमें खतरा महसूस नहीं होता है। अच्छे आदमी को, अच्छे नेता को, अच्छी पार्टी को वोट देने में खतरा महसूस होता है। समझदार और लायक इंसान या नेतृत्व को हमें समर्थन देने में, उसको सपोर्ट करने में हमें खतरा महसूस होता है। और साथियों, हमें खतरा कहाँ महसूस नहीं होता है, हमारे लोगों को उल्टे सीधे कर्मकांड, अश्लील साहित्य है और इस तरह के जो मनोवादी जो ग्रंथ हैं ढेर सारे, जिनका अब भारतीय संविधान लागू होने के बाद में कोई औचित्य नहीं रहा, उनका कोई महत्व नहीं रहा, उनसे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उनको ढोने में, उनको रटने में ढेर सारे उल्टी सीधी आरतियाँ, ढेर सारे उल्टे सीधे छंद, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की चीज़ों को पढ़ने में, उनमें समय व्यतीत करने में हमारे लोगों को खतरा महसूस नहीं होता। हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है अच्छे जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, बुद्ध के साहित्य को पढ़ने में खतरा महसूस होता है। फूले साहब की गुलामगिरी जैसी और कई किसान का कोड़ा जैसी किताबें हैं, उनको पढ़ने में खतरा महसूस होता है। पेरियार साहब की जो सच्ची रामायण है और अनेक जो इस तरह के बुक्स हैं, उनको पढ़ने में इनको खतरा महसूस होता है। माननीय कांशीराम साहब की चमचायुग किताब पढ़ने से इनको खतरा महसूस होता है। बाबा साहब आम्बेडकर के हु वर द शूद्राज पढ़ने में खतरा महसूस होता है। जाति का बीजनाश पढ़ने में खतरा महसूस होता है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पढ़ने में खतरा महसूस होता है। और थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ने में खतरा महसूस होता है। और तो और भारतीय संविधान पढ़ने में भी, जिससे आज वर्तमान देश की व्यवस्था संचालित होती है, जिससे हमारे अधिकार सुरक्षित होते हैं, हमारे अधिकारों का क्रियान्वयन होता है, शासन प्रशासन उस बेस पे चलते हैं। तो उस जो एक राष्ट्रीय ग्रंथ है जो हमें बहुत आवश्यक है, यानी हमारे देश के हर नागरिक, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, हर आदमी को भारतीय संविधान की जानकारी होना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको उसकी समझ होनी चाहिए, तभी जाके हमारा समाज और राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है या विकसित हो सकता है। तो मगर हमें इनको पढ़ने में खतरा महसूस होता है। हमारे लोगों को और खतरा कहाँ महसूस नहीं होता, हमारे लोगों को मनुवादी व्यवस्था को पोषित करने वाले, मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले संगठन जैसे आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और न जाने अनेक तरह के हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महिला विंग, इस तरह के संगठनों में हमारे युवा युवतियों को, हमारे लोगों को काम करने में, उनमें सहयोग करने में, उनके कार्यकर्ता बनने में खतरा महसूस नहीं होता है। हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है बाबा साहब आम्बेडकर के या हमारे लोगों के या दबे कुचले लोगों के हक अधिकारों के लिए काम करने वाले बहुजन संगठन, बहुजन पार्टियां, बहुजन जो संगठन हैं, उनमें सहयोग करने में, उनके सदस्य बनने में, उनकी सदस्यता लेने में खतरा महसूस होता है, उनमें समय देने में खतरा महसूस होता है। और कई तरह के अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, कई तरह के नाकामी अपने बहाने ढूंढते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी व्यक्तिगत कमियों को दूर कीजिए और आप अपना लक्ष्य तय कीजिए। अगर हम एक दूसरे पे इसी तरह दोषारोपण करते रहे, हम इसी तरह अगर रिस्क लेने से कतराते रहे, तो एक दिन हमें पुरानी व्यवस्था में पहुंचना होगा। हमारे बच्चों के अधिकार लगभग गौण हो जाएंगे। और जैसा कि वर्तमान में इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमें एहसास नहीं हो रहा है, तो अब हमें एहसास कब होगा। हमारे लोगों को खतरा वहाँ महसूस नहीं होता है जब हम दूसरे संगठनों के लोगों को या मनोवादी संगठन के लोगों को, हमारे ही लोगों को इकट्ठा करके उनको वहाँ अपने ही मोहल्लों में जगह देने में, अपने ही मोहल्लों में उनका कार्यक्रम कराने में खतरा महसूस बिल्कुल नहीं होता है। हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है कि हमारे जो संगठन है, अम्बेडकर मूवमेंट पे जो काम कर रहे हैं
या जो मानवता की स्थापना के लिए या समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा के आधार पर जो एक आदर्श समाज की संरचना जो भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने रखी, उस समाज और उस राष्ट्र के निर्माण करने वाले संगठन और लोगों का कार्यक्रम कराने में हमारे लोगों को शर्म आती है, खतरा महसूस होता है, उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। और हमारे लोगों को उल्टे सीधे कामों में पैसा खर्च करने में बिल्कुल खतरा महसूस नहीं होता है, जैसे गुटखा खाने में, तम्बाकू पीने में और चरस, भांग, गांजा, इस तरह के जो महंगे जो नशीले पदार्थ हैं उनको पूरा करने में इस तरह के शौक़ होते हैं। बड़े बड़े जो शराब पार्टियां हैं और इस तरह के जो उल्टे सीधे काम है, जहां एक बड़ा हमारी जो इनकम का एक बड़ा भाग हमें खर्च करना होता है, वहाँ उनको खतरा महसूस नहीं होता। वहाँ उनके बच्चों के भूखे मरने का बिल्कुल खतरा नहीं रहता है, वहाँ उनके परिवार के बर्बाद होने का बिल्कुल खतरा नहीं होता है। उस जगह उनके ज़मीन, जायदाद और मकान बिकने का खतरा बिल्कुल महसूस नहीं होता। हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है क्रिप्टो करेंसी जैसा इन्वेस्टमेंट है, इस तरह के एसेट्स हैं, रियल इस्टेट के एसेट्स हैं, शेयर मार्केट के एसेट्स हैं और बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज और मार्केट बनाने में इस तरह के जो एसेट्स हैं, इस तरह के काम करने में हमारे लोगों को खतरा महसूस होता है। और हमारे लोगों को जो मनुवादी जो लोग हैं, जिन्होंने हज़ारों सालों से हमारी हज़ारों सैकड़ों पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, यानी इस तरह के मानवीय अत्याचार किए जो शायद एक जानवर के साथ भी नहीं किए जाते, तो उस तरह के लोगों को बना जी, भट जी, लाला जी कह कर अपने सिर माथे पे बिठाने में खतरा महसूस नहीं होता। उसमें उनको बिल्कुल शर्म नहीं आता, उसमें हमारे लोगों को बिल्कुल संकोच नहीं होता। हमारे लोगों को संकोच होता है, शर्म आती है। अपने ही जो कुछ लोग गिने चुने लोग कर्मचारी बने, अधिकारी बने, उनको भाई साहब कहने में शर्म आती है, उनको अंकल जी कहने में शर्म आती है, उनको साहब कहने में शर्म आती है। हमारे कुछ लोग जो अभी जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारी बनने लगे, उनको बहन जी कहने में शर्म आती है। हमारे नेताओं को दीदी कहने में शर्म आती है। तो इस तरह हमारे लोगों को अपने ही लोगों में शर्म आती है। और जो हमारे लोगों को खतरा कहाँ महसूस नहीं होता, हमारे लोगों को खतरा उस जगह महसूस नहीं होता जो मनुवादी और जो एक बिल्कुल चरित्रहीन, एक तरह से जिनमें कोई न्यायिक चरित्र नहीं है, इस तरह के जो लेखक और संपादक हैं, उनकी किताबों को पढ़ने में बिल्कुल खतरा महसूस नहीं होता। बल्कि हमें खतरा महसूस होता है कि जो हमारे बहुजन समाज के जो राइटर हैं, लेखक हैं, यानी राष्ट्र चिंतक हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं, उनकी किताबों को पढ़ने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में खतरा महसूस होता है। साथियों, ये विडंबनाएं हैं हमारी और हमारे समाज की। तो साथियों, मुझे आशा है कि हमारा जो मज़दूर वर्ग है, शोषित वर्ग के लोग हैं, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। मेरा कहने का जो मकसद है, ये मेरा कहने का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि मैं अपने शोषित वर्ग या मज़दूर समाज का अपमान करूँगा, क्योंकि साथियों मुझे पीड़ा है, क्योंकि हम भी उसी मज़दूर वर्ग में यानी उसी समाज में जन्म लिया है। मगर अगर हम सच्चाई को बयान नहीं करेंगे, अगर हम अपनी जो कमज़ोरियों को महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों का आत्म-मूल्यांकन नहीं करेंगे, या हमारी कमियां हैं उनका अगर आत्म-मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हम उनको जान नहीं पाएंगे और उनका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो हम कभी भी समृद्ध और विकसित नहीं हो सकते, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी हम अपने शिक्षा, सत्ता और व्यवसाय की लड़ाई या अपने आत्मसम्मान की, अपने बच्चों के आत्मसम्मानपूर्ण जीवन को संरक्षित करने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो साथियों, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। और साथियों, हर रविवार को नियमित रूप से साप्ताहिक वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा गंगापुर सिटी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम हर रविवार को हर 7 दिन में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे देश में बहुजन समाज के जितने भी विचारक और विद्वान हैं, लेखक हैं, इस तरह के अधिकारी हैं, इस तरह के जो हम हमारे लोगों को एक मुख्य वक्ता के तौर पर रखते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट के रूप में ज्वाइन करें। और आपको अगर जूम एप्लीकेशंस पर अकाउंट बनाना, ज्वाइन करना नहीं आता है, तो मैंने अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल के माध्यम से एक यूट्यूब वीडियो बनाए रखा है कि हम जूम अकाउंट कैसे बनाएं और उसको कैसे हम मीटिंग ज्वाइन करें। तो साथियों, इस बारे में भी आप हमारे माध्यम से भी जान सकते हैं। और आप हमारे जो टीम है, हमारे जो जूम मीटिंग और हमारे इस तरह की जो टेक्नोलॉजी के प्रभारी हैं, माननीय धीमान दिनेश जारवाल जी, सुरेश जी तसीवाल जी और सोनू पवार जी, राहुल राणावत जी,
इस तरह के जो हमारी टीम के लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, और वो जो मीटिंग्स हैं आप जब से ज्वाइन होते हैं तो अंत होने तक आप टिके रहिए, और ये आदत हमें होनी चाहिए। ये सिर्फ हम इसीलिए नहीं कह रहे कि आप हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा जो है कि हमारा कोई संगठन या आपका ही संगठन या इस देश का ही संगठन या देश में जितने भी अम्बेडकर संगठन हैं जो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काम करें, उनका एक पार्ट या उन्हीं में एक समाहित है, उन्हीं का एक हिस्सा है। तो ये आपका अपना संगठन है, आपका ये अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, मगर हमारा जो मकसद ये है कि हम लोगों को, पूरे देश के लोगों को, जो शोषित पीड़ित हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा के आधार और न्याय के आधार पर एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो इसके लिए आप ज्वाइन हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप के रूप में दिखाएं। जैसे हम गाँव से जो लोग आते हैं तो वो अपने जूम मीटिंग ज्वाइन कर देते हैं, तो अपने बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को एक साथ बिठा ले, तो ग्रुप से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि उसका फ़ायदा कम संसाधनों में ज़्यादा लोगों को वो विचार पहुँचेंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे संसाधन भी कम खर्च होंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव है। अब हमारी बुद्धिमत्ता यही रहेगी, कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लाना या ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त करना। और साथियों, आप इस तरह की जो मीटिंग्स हैं उसको अच्छे से ध्यान से सुनें, क्योंकि जैसा कि ये जो आपको एक कोटेशन दिख रहा होगा, लगातार हो रही है असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो साथियों, ये बात मैं बार बार, जब भी मेरा अध्यक्षीय उद्बोधन होता है तो हर उद्बोधन में ये बात बार बार बताता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों की, जो बहुजन समाज के और विशेष मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग के लोगों, उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि किसी भी कार्यक्रम में, जब तक, जैसा कि मैंने आज तक की उम्र में वो जो फील किया है उसमें यही देखा है कि वो किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे या किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, तब तक उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जब तक उनके मन माफिक उनको बातें या उस तरह की एक्टिविटीज़ उनको दिखाई देंगी। उनके मन माफिक एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई होने देने पर या उनके मन माफिक बातें नहीं होने पर वो उस कार्यक्रम को छोड़ जाते हैं या उसको बीच में ही छोड़ के दूर हो जाते हैं या उसको छोड़ जाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी मूर्खता है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप जो बात चाहें या जो बात आप चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो, ऐसे ही जैसे कभी कभी हम, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लोग किताबें पढ़ते हैं, जैसे किसी महापुरुष की किताब किसी साथी ने दी कि भाई आप ये गुलामगिरी किताब पढ़ लो। अब शुरुआत में मान लीजिए उसके मन माफिक जो बातें उसमें नहीं हैं, तो वो उस किताब को वहीं बंद करके, क्लोज करके पटक देते हैं और कहते देते हैं कि भाई पढ़ लिया हमने। जबकि दरअसल सच्चाई है कि अगर एक बार उसको पूरा पढ़ा जाए तो उसका मर्म समझ में आता है, उसका रहस्य समझ में आता है कि लेखक क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, इसमें क्या बात हमें लिखी है और हमें क्या समझना चाहिए। और यही कारण है कि आज हमारे लोगों के पास पहली बात तो साहित्य अवेलेबल निकला। आज के समाज में यूट्यूब के माध्यम से या फिर आज बहुत सारे बुक सेलर्स और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन बुक्स आप मंगवा सकते हैं, तो फिर भी साहित्य काफ़ी हद तक पहुंचा। लेकिन जो साहित्य पहुंचा है, जितना उसको पढ़ना चाहिए हमारे लोगों द्वारा, वो पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए शायद ये जो रिजल्ट्स जो समय के हिसाब से आना चाहिए अम्बेडकर मूवमेंट की तरफ, वो नहीं आए हैं। तो साथियों, यही कारण है। तो इस कोटेशन से भी हम सीख ले सकते हैं और बार बार निवेदन यही करते हैं कि आप किसी भी कार्यक्रम, किसी भी जो इस तरह के जो बुक्स है या इस तरह के जो कहीं अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पूरा देखें। हो सकता है आपके काम की जो बात है वो लास्ट क्षणों में भी आपको मिल जाए, जिससे, और कहते हैं ना कि एक विचार मात्र, एक वर्ड आपके जीवन को, यानी किसी इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल के रख देता है। यानी एक छोटी सी घटना आदमी के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देता है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब मानवर फूले साहब, ज्योतिबा फूले साहब अपने दोस्त, ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे और उनका अपमान किया, शूद्र होने के नाते उनको अपमानित करके उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया था। तो आप लगा सकते हो उस समय कितने मन और तन मन से वो उस शादी में शामिल हुए कि मेरे दोस्त की शादी है, और कितने चाव से वो उसमें शामिल हुए। और अगर उस किसी आदमी को इस तरह किसी रिश्तेदार या किसी कारणवश उससे निष्कासित कर दिया जाए, अपमानित करके उल्टे सीधे शब्द कहकर, तो आप लगा सकते हो कि उस आदमी के दिल पर कितना अपमान या कितना बड़ा वज्रपात होता होगा। तो आप अपने आप पे लगा के देख सकते हैं, कहीं आपके साथ किस तरह की कोई घटना हुई हो। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि उस समय ज्योतिबा फूले साहब ने सोच लिया कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह का ना अपमानपूर्ण जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है। तो वो जब अपने आत्महत्या करने के लिए नदी में सुसाइड करने जा रहे थे,
तो जब उस समय उन्होंने हमारे जो अति शूद्र जो लोग थे, उस समय जो हमारे शोषित वर्ग के लोग थे, जिनको ज़मीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, थूकने से पहले उनके गले में मटका लगा हुआ था यानी कुल्हड़ लगा हुआ था, और अपने पद चिन्हों को अपने आप मिटा सके, इसीलिए उनके पीछे झाड़ू लगाता, ताकि उनके पद चिन्हों पर किसी सैवण या किसी श्रेष्ठ पुरुष या लोगों के कदम नहीं पड़े, इसलिए उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, इस तरह के ढांकरा बांध दिया जाता था। और बाकी लोगों को ये पता चल सके कि आज अछूत लोग आ रहे हैं, उनका टोला आ रहा है, तो उनके पैरों में घुंघरू बांध दिया जाता था, और उनकी परछाई किसी सभ्य पुरुष पे या जो श्रेष्ठ अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे उस समय के जो लोग हैं, सैवण जो लोग हैं अपने आप को, जो उनके लोगों पर परछाई नहीं पड़े, इसलिए दिन के बीच दोपहरी में तब सूर्य सीधा होता है, यानी उसकी परछाई इधर उधर नहीं होती, उस समय उनको निकलने का मतलब निकलने का वो अनुमति थी, बाकी वो एक जगह ही रहते थे। तो जब वो सुसाइड करने के लिए नदी फूले साहब जा रहे थे, तो रास्तों में उन्होंने हमारे जो अछूत लोग अति शूद्र लोगों का इस तरह का टोला देखा कि पैरों में घुंघरू है और हंसते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, फूले क्या हुआ, ज्योतिबा फूले क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जब बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बस जीवन में इतनी उससे हार गए, हमारा तो पल पल अपमान हो रहा है। फिर उन्होंने फूले साहब ने सोचा कि ये लोग देखो कितना खुश हैं, इस इतनी विडम्बना के बाद, इतनी सारे जो अपमानपूर्ण स्थितियों में होने के बाद में भी ये लोग खुश हैं, तो मैं सुसाइड क्यों करूं? फिर उन्होंने सोचा कि मुझे संघर्ष करना चाहिए जीवन में, सुसाइड करना, आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। और इस तरह के कदम भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी, कुछ युवा और युवतियां इस तरह के कदम उठा लेते हैं, समस्याओं से घबरा जाते हैं। साथियों, घबराना नहीं है, समस्याओं का कारण जानना होगा और हमें उनका समाधान जानना होगा, और उस समाधान जानने के बाद में हमें उस पर अमल करना होगा, तभी जाकर किसी देश और दुनिया से ये समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है, जीवन और दुनिया में समस्याएं थी, रहेंगी और आती रहेंगी, हमें समाधान करते रहना है और अपने जीवन को जीते रहना है। तो साथियों, मुझे आशा है आप इस वीडियो से जो मैंने कुछ हमारे जातिगत शब्दों का उपयोग किया है और जो कई चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है, उसको एक अपमानजनक या उसको उल्टे क्रम में न लेके, उसको एक, मेरा मकसद बिल्कुल कतई नहीं है, बस सिर्फ पीड़ा है हमें, बल्कि उसका एक पॉजिटिव रूप में इसका मैसेज लेंगे और अपने जीवन में सुधार करेंगे। और मैं आशा करता हूँ यदि हमारे मजदूर वर्ग के लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे लें, तो मैं कह रहा हूँ आज जो लोकतांत्रिक भारत में या जिन संवैधानिक व्यवस्था में, उनके बच्चे भी बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे से आगे निकल सकते हैं। आज वो व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्था, उसमें दिन रात का अंतर है। तो ये 70 सालों में हमारे मजदूर वर्ग के लोगों को अपना आप को अगर ये चेंज करते, जैसा कि मैंने वीडियो में बताने की कोशिश की है, इस तरह की बातों से अगर दूर होते, अपनी प्रवृत्तियों से मुक्त अगर हो जाते हो बहुत जल्दी समय में, तो मैं कह रहा हूँ आज हर अच्छे से अच्छे संवैधानिक पद हो या प्रशासनिक पद हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो या फिर इंस्टीट्यूशन का सेक्टर हो या फिर जैसे अपने मार्केट का सेक्टर हो, हर जगह मजदूर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के बेटा बेटियों का परचम छाया होता। और आज भी हमें वक्त है साथियों, जितना हो सकता है हम मजदूर वर्ग के लोगों को प्रेरित करें कि वो अपनी बुराइयां, जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, बुराइयां हैं, नशे जैसी चीज़ें हैं, इनको दूर करें, अपने बच्चों की भोजन शिक्षा पर ध्यान दें, अपने महापुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें समझें। और आजकल एंड्रॉयड मोबाइल भी हैं, तो सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उन पर अपना अकाउंट बनाएं। नहीं आता तो आप हम जैसे साथियों से संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और एक दूसरे से जुड़ें, इस तरह के जो हमारे संगठन और ग्रुप हैं उनसे जुड़े रहें और उनको सुने समझें, ताकि कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलता रहे और हम अपने आगे बढ़ते रहें। तो साथियों, इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके भाई, आपके दोस्त जयवती नरेश राजेहेड़ा को। और मैं फिर भी नम्र अपील करता हूं, आप हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने की अपील करें। आप भी सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आप जो हमारे द्वारा दिया जाने वाला जो एक तुच्छ नॉलेज है, जो एक इस तरह का महापुरुषों के बारे में जो इस तरह की बातें, अनुभव हैं, उनसे आप वंचित नहीं हो। तो हो सकता है इस तरह के प्रयास से
अगर इस शोषित समाज का एक बच्चा, एक बेटी भी अगर प्रेरित होती है, एक आदमी भी अगर प्रेरित होता है और उसके जीवन में चेंज आता है, तो हम सोचेंगे कि शायद हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में अपने जीवन को खपाना या उनके लिए अपना समय देना सार्थक सिद्ध हुआ। इसी के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।